नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस। दोस्तों, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और टॉपिक को कंप्लीट किया है रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत ही रिलीजियसली उससे नोट्स बनाए होंगे। लाइकवाइज इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कम्युनलिज्म। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनलिज्म। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के चलते किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कम्युनल हेट्रेड को फैलाने की कोशिश की थी बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम, विच आर स्टिल वेरी मच प्रीवेल इन आवर कंट्री। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कम्युनलिज्म होता है ये भी बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सेक्युलरिज्म की एक आइडियोलॉजी देखी थी जहां पे स्टेट का कोई भी डिसीजन का बेसिस रिलीजन नहीं होता, या यूं कह दूं कि स्टेट रिलीजन से अलग होता है। स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज के सेक्युलरिज्म को हमने जब देखा था तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पे कंप्लीट सेपरेशन रहता है, मतलब कि वहां पे स्टेट किसी भी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है। मगर हमारे यहाँ सेपरेशन तो होता है मगर स्टेट रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करता है। तो हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन गया था, वेस्टर्न कंट्रीज का नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन गया था रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे जो कम्युनलिज्म है ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है विच वॉज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। हमें 3 एलिमेंट्स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट ये है, जो एक कम्युनिटी है उसका ये बिलीफ होता है कि जो भी सेम रिलीजन फॉलो कर रहा है, इन सेम रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है, विच इज रिगार्डेड एज कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट। और इस कारण से सिर्फ सेम रिलीजन वाले लोग ही आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को एक जैसा देखते हैं अपने लिए। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन लोगों को ये लगता है कि हमारे एक हैं, इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए सिर्फ सेम रिलीजन के लोगों को। दूसरा एलिमेंट या दूसरा नोशन इस आइडियोलॉजी का ये है कि जो कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट एक रिलीजन का होता है ये पूरी तरीके से डिसिमिलर और डाइवर्जेंट होता है दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट के। इसका मतलब अगर मैं यहां पे रिलीजन 1 लिख दूं और यहां पे रिलीजन 2 लिख दूं, तो ये दोनों रिलीजन के फॉलोअर्स के जो कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट होगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा और पूरी तरीके से डाइवर्जेंट होगा। अब प्रॉब्लम आती है इस डाइवर्जेंट के कॉन्सेप्ट पे। इसका मतलब ये वाला अगर ग्रुप रिलीजन 1 है और ये वाला अगर ग्रुप रिलीजन 2 है, इसका मतलब इनके बीच में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। ये बाउंड्री शोकेस कर रही है कि रिलीजन 1 कभी भी रिलीजन 2 के साथ में रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनका सेक्युलर इंटरेस्ट जो है वो अलग है। फिर इसके बाद अगर इस आइडियोलॉजी के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट को हम देखें या थर्ड नोशन को डिस्कस करने की कोशिश करें, तो यहां पे ये बोलते हैं कि रिलीजन 1 और रिलीजन 2, अगेन सेम एग्जाम्पल, यहां पे रिलीजन 1 और रिलीजन 2 कंप्लीटली इनकम्पैटिबल है, मतलब साथ में रह ही नहीं सकते, साथ में एंटेगोनिस्ट है। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है वन दैट कंटेंड्स विथ और अपोजेस अनदर, मतलब कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और हॉस्टाइल, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमने ये देखा कि कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसका माइल्ड स्टेज ये बोलता है कि सेम रिलीजन के लोगों के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं या फिर कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट जो है वो सेम होंगे। तो सेम रिलीजन के जो लोग हैं वो एक साथ रहें और जैसे एक ही धर्म के आदमी को वोट दें, इस तरीके के बिलीफ पे ऐसे लोग चलते हैं। सेकंड जो नोशन है वो ये बोलता है कि एक रिलीजन के लोग और दूसरे रिलीजन के लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है और डाइवर्जेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक रिलीजन बोलता है कि हमें ईस्ट में बैठ के फॉलो करना चाहिए गॉड को,
या ईस्ट में बैठ के इबादत करनी चाहिए, तो दूसरा रिलीजन बोलता है वेस्ट में बैठ के करनी चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं कि डाइवर्जेंट है। तीसरा ये बोलता है कि साथ में रह ही नहीं सकते क्योंकि ये इनकम्पैटिबल है, एंटागोनिस्ट एक दूसरे को अपोज करते हैं, जैसा कि मैंने ईस्ट और वेस्ट की बात बताई, और हॉस्टाइल है। तो अब प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है, ये हमने देखा कि यहां पे आप मेंशन भी जरूर करिएगा कि ये है माइल्ड स्टेज कम्युनलिज्म की, जहां पे ठीक है आप ये मान सकते हो कि हमें अपने रिलीजन को या अपने रिलीजन के व्यक्ति को, क्योंकि वो हमारे साथ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को शेयर करता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप अभी किसी का विरोध नहीं कर रहे हो, आप अपने व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हो, तो ये माइल्ड स्टेज है, यहां से मगर शुरुआत हो जाती है। दूसरी स्टेज आती है जिसको आप मॉडरेट स्टेज बोलते हो, और इस मॉडरेट स्टेज को आप मिडिल वे भी बोल सकते हो, जहां से आप माइल्ड से एक्सट्रीमिस्ट व्यू पे शिफ्ट होने वाले हो, जहां पे आप ये देखते हो कि दोनों रिलीजन डाइवर्जेंट और डिफरेंट है। ये मॉडरेट फेज है। इसका मतलब यहां पे आप एक सोच डेवलप करते हो कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो हमसे अलग है, अभी आप उनका विरोध नहीं कर रहे हो, पुरजोर विरोध। थर्ड में आप उनका सीधे सीधे अपोज करने लग जाते हो इन एनी फॉर्म, जहां भी आपको मिले। तो ये एकदम एक्सट्रीम स्टेज बन जाती है, और इस एक्सट्रीम स्टेज के आने के बाद ही आपको जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, जैसे घर वापसी मूवमेंट, ये सारी चीजें और यह सारे लेक्यूनास हमारी सोसाइटी के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई कम्युनलिज्म की, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म। मगर इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंडिया के लिए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल फेथ्स एंड रिलीजन। वी ऑल नो देयर आर वेरियस थॉट प्रोसेसेस which are existing in India in the past also and in the future also. We will live with different kind of communities with different ideologies. तो अगर इन सबको हमें साथ में लेके चलना है तो सबके बीच में टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है, और else it will lead to the violence and also the hatred among the people. और बाहरी शक्तियां जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट्स होते हैं, वो जीत जाएंगे अगर हम इनटॉलरेंट बन गए एक दूसरी कम्युनिटीज के अगेंस्ट। तो इसी के साथ कम्युनलिज्म एक ब्रॉड सेंस में ऐसा समझा जा सकता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होना। देखिए, अपनी कम्युनिटी के लिए स्ट्रांग अटैचमेंट होना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं हिंदू को सपोर्ट करता हूं, इट्स अ गुड थिंग, बट व्हेन इट बिकम बैड इज व्हेन आई ब्लाइंडली स्टार्टेड सपोर्टिंग हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स। क्लियर हो रही बात? तो ये होता है कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म अगर आएगा तो ये वायलेंट मैनिफेस्टेशंस के साथ में आता है, राइट? तो हमारे यहां पे वायलेंस होगी। अब अगर वायलेंस होगी, इसका मतलब रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। वो अगर और ज्यादा बढ़ेंगे तो वी विल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग द रिलीजियस ग्रुप इन डिफरेंट मैटर्स। जैसे कि हो सकता है हम एजुकेशन में, हो सकता है हम एम्प्लॉयमेंट में। वैसे हम ये चीज नहीं कर पाते डिस्क्रिमिनेशन थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा माइनॉरिटी राइट्स को बचा के रखता है, राइट? तो यहां पे अगर हमें सोशो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को सेटअप करना है तो मैं फिर बता रहा हूं, हमको टॉलरेंस हर कम्युनिटी में डेवलप करनी पड़ेगी, और इसी तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे और एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में उभर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने कम्युनलिज्म को मेरे साथ समझ लिया है तो अब आप इसके फीचर्स को मेरे साथ और अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहला फीचर अगर हम देखें तो यहां पे इंटेंस डिसलाइक प्रोपोगेट की जाती है अगेंस्ट अनदर रिलीजन। तो यहां पे डिसलाइक, और वो भी कैसी? इंटेंस लेवल पे। क्लियर? ये आप ध्यान रखोगे, ये पहला फीचर है कम्युनलिज्म का। दूसरा फीचर, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज और डिफरेंट कम्युनिटीज, और ये डिस्ट्रस्ट ही हमें हेल की तरफ ले जा रहा है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब आप यहां से ये भी समझ सकते हो कि हमारी जो सोशल कैपिटल है, सोशल कैपिटल इज बेसिकली द रिलीजन्स, द बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल ऑफ आवर कंट्री, बेसिकली ब्रदरहुड, ये सोशल कैपिटल भी कम हो रही है इस म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और डिसहार्मनी की वजह से। इसी के साथ ये कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है विच स्टैंड्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन्स। ये बात करती है कि दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो।
तो अगर इस आइडियोलॉजी पे आप चलोगे, इसका मतलब आपका रिलीजन आपको डिक्टेट कर रहा है कि आप दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को मार दो। तो ये चीज जो है ये कभी भी अहिंसा की तरफ हमको ले जा ही नहीं सकती, नॉन वायलेंस की तरफ हमको ले जा ही नहीं सकती। तो इस तरीके से ये चीज बहुत गलत है और इस वैल्यू को अगर कोई भी रिलीजन सपोर्ट करता है तो उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ इसका अगला फीचर है इट अडॉप्ट्स एक्सट्रीमिस्ट फीचर्स। अब ये एक्सट्रीमिस्ट फीचर्स क्या होते हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट फीचर्स ही वायलेंस होते हैं। बेसिकली साम काम दंड भेद, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो दूसरे रिलीजन के दमन पे। ये सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? दूसरे रिलीजन को हटा के अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो। एंड सो बेसिकली इट लीड टू एब्यूज ऑफ पावर। कैसे एब्यूज ऑफ पावर? क्योंकि अब इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए एक कम्युनिटी कोशिश करेगी दूसरे कम्युनिटी पे फोर्सफुली अपने नॉर्म्स को थोपने की। सो इट सीक्स टू एम्फेसाइज द सोशो रिलीजियस नॉर्म, एम्फेसाइज सोशो रिलीजियस नॉर्म्स ऑन अदर कम्युनिटीज, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये होगा अब्यूज ऑफ पावर। अगर हम कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव इन आउटलुक होगा। एक्सक्लूसिव इन आउटलुक का मतलब है व्हेन अ कम्युनलिस्ट कंसीडर हिज ओन रिलीजन टू बी सुपीरियर देन टू अदर रिलीजन। तो यहां पे सुपीरियर और इंफीरियर रिलीजन का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि अगेन हेट्रेड फैलाएगा एक दूसरे रिलीजन के बीच में। और साथ ही ये हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर को और रैशनल बिहेवियर को भी कम करेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी एंड इंटॉलरेंस। तो ये कुछ फीचर्स थे कम्युनलिज्म के। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वेयर वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। तो दोस्तों कॉजेज को पढ़ने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स पे पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड द रोल ऑफ मीडिया। सबसे पहले हम कॉजेज में हिस्टोरिकल फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं, द फैक्टर्स विच लेड टू द कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में, डेट इन एंशिएंट इंडिया वी वर रूल्ड बाय द हिंदूज। बेसिकली ये नोशन दिया जाता है हमारे यहाँ पे जो कम्युनलिस्ट लोग रहते हैं। एंड इन द मिडिवल पीरियड वी वर रूल्ड बाय द मुगल्स और वी वर अंडर द मुस्लिम रूल। तो बेसिकली आपने सुना होगा बहुत बार कि फॉर 200 ईयर्स वी वर अंडर द मुस्लिम रूल, and in these 2 years the Hindus were exploited and threatened by the Muslims by various taxes, by demolishing the temples। तो इस तरीके से जो सपोर्ट रहता है वो कम्युनलिज्म अपने लिए जुटाते हैं। इसके बाद में अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट इज पॉलिटिकल फैक्टर, जो कि आज बहुत प्रोमिनेंट है, जिस कारण से इन हिस्टोरिकल फैक्टर्स को और ज़्यादा हवा मिलती है। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कम्युनलिस्ट लीडर्स हैं वो भले ही हिंदू रिलीजन के हों या मुस्लिम रिलीजन के हों, वो एग्जिस्ट करते थे। हमने देखा है मदन मोहन मालवीय, हमने देखा है मोहम्मद जिन्ना। तो यहाँ पे सब अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लड़ते थे, तो ये कम्युनिस्ट लीडर बन गए। अब यहाँ पे आपको ये पता होगा कि जब मुस्लिम लीग बनी थी इन 1906, तो वो बनी ही कम्युनिस्ट लाइन पे थी, राइट? और उसकी डिमांड क्या थी? एक अलग देश जो कि मुस्लिम्स के लिए हो। इसी के साथ इसको और हवा मिली ब्रिटिश पॉलिसीज के थ्रू, जैसा भी हम लगातार डिवाइड एंड रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था। 1935 में इसको अगेन एक्सटेंड कर दिया गया था फॉर दलित्स, फॉर एसटीज। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स थे विच लेड टू अगेन द कम्युनलिज्म। इसके बाद में जो अनटाइमली पार्टीशन हुआ हमारी कंट्री का, इसमें जो भी मसैकर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसने एक बहुत बड़ा मार्क इंडिया पे छोड़ दिया, और जो एंटेगोनिस्टिक फीलिंग होती है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स वो और ज़्यादा बढ़ गई। और आखिरी में दोस्तों जो पॉलिसी हमारे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, डेट इज पॉलिसी ऑफ अपॉर्चुनिज्म,
जिसमें वो वोट बैंक के लिए एक दूसरी कम्युनिटीज को एक दूसरे के अपोजिशन में कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच कम्स अंडर द पॉलिटिकल फैक्टर। इसके बाद में हम जिस फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज द इकोनॉमिकल फैक्टर एंड इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कम्युनलिज्म। आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं विच आर एजुकेशनली बैकवर्ड। जैसे अगर मैं एक बहुत मेजर माइनॉरिटी की बात करूं तो अगेन मुस्लिम पॉपुलेशन, दे आर वेरी लो, they have very low representation in the public services, in the industries and in the trade. They are majorly associated with the menial kind of work. तो ये क्यों होता है? क्योंकि their community is educationally backward. तो इस कारण से भी एक communal hatred उनके मन में आती है, क्योंकि when they can't see their own people in the judiciary, in the public services, तो एक हीन भावना मन में डेवलप होती है। इसके बाद आज जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ है, कुछ कम्युनिटीज इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में फेल हो गई, या यूं कह दूं कि स्किल सेट ना होने के कारण जो कि एजुकेशन से आता है वो इस मार्केट में compete नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ जो इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो उस इकोनॉमी का मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन पाई। अगेन द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, द स्किल सेट एंड द एजुकेशन। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम डिवीजन की बात करें, ठीक है, मेजरली दो कम्युनिटीज के बारे में, अगेन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो बहुत वाइड गैप हमको देखने को मिलती है। एंड सो यहां पे आप इसको कंक्लूड करना फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन जो कि कॉज करती है कम्युनलिज्म को। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोशल फैक्टर। बेसिकली यहां पे सोशल फैक्टर, जैसे हमने बात की थी बीफ कंजम्पशन के बारे में, अब एक कम्युनिटी इसको बैन करना चाहती है ड्यू टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एक कम्युनिटी इसको अलाउ करती है। फिर आपने लैंग्वेज बेसिस पे सुना होगा कि कम्युनलिज्म या हेट्रेड फैलाई जा रही है। आपने देखा होगा हिंदी इज फॉर हिंदूज एंड उर्दू इज फॉर मुस्लिम्स, ऐसा सिर्फ प्रोपोगेट किया जाता है जो कि है नहीं। फिर कन्वर्जन एफर्ट्स जो पुटअप किए जाते हैं बाय डिफरेंट कम्युनिटीज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है। फिर कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो डाइवर्जेंट हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, ये भी कम्युनलिज्म को प्रोपोगेट करती है। इसके बाद में एक और अगर मुझे फैक्टर बनाना हो तो हमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बना सकता हूँ। ये भी आज बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द सोशल मीडिया, जो एक डिस्ट्रस्ट या जिसको आप एक लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो सोशल मीडिया के कारण ये चीज और भी ज्यादा बढ़ गई है और एक एंगर फोबिया डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे एक और बहुत मेजर संस्था है जो इस इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करती है और भी बहुत तरीकों से ये इस इशू को सेंसिटिव बना देती है। जैसे मीडियाज के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू आपने देखा होगा बहुत बार र्यूमर्स फैला दिए जाते हैं। जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा था तबलीगी जमात के बारे में, राइट। फिर आपने देखा था यहाँ पे कुंभ मेला के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स की कहाँ से कौन सी चीज़ बढ़ रही है, ये बहुत सारे राइट्स को फैला देते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो सिख राइट्स में हम देख सकते हैं मीडिया का रोल, राइट। हम यहाँ पे जो कुछ मूवीज होती हैं, राइट, जैसे माचिस, जैसे हवाएं, ये कुछ मूवीज हैं जिनके थ्रू भी कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है या एक लोगों की साइक डेवलप होती है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में लेके चलूंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो एंशिएंट इंडिया जो है दोस्तों, वो तो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड था, किसी भी तरीके की ऐसी कम्युनल फीलिंग हमको देखने को नहीं मिलती है। मैंने आपको ये सेक्युलरिज्म पढ़ाते हुए भी बताया था दैट हाउ आर एंशिएंट इंडिया वॉज, वी हैव द रूलर्स लाइक अशोका ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी who were propagating the policy of Dhamma,
what Dhamma teaches us is tolerance for different religions. At the same time, Hinduism, Buddhism and Jainism were running in our country, and rulers are providing the same support to all the religions despite whatever religion they were concerned with or they were following themselves. तो यहाँ पे हमने देखा कि हर किंग हर रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है, भले ही वो किसी को भी खुद का रिलीजन मानता हो। ये हमारे एशियंट इंडिया की प्रैक्टिसेस देखी। मिडिवल इंडिया की बात करें तो जैसा हमने बात करी थी जिजिया टैक्स के बारे में, जिसको अकबर ने हटा दिया, ठीक है। फिर हमने सेक्युलरिज्म में भी बात करी थी दीन इलाही के बारे में, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने बात करी थी इबादत खाना के बारे में, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम देख चुके हैं। ये जो प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे हर धर्म के लोगों को, लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनके आइडियाज शेयर करवा रहे थे, वो इसीलिए करवा रहे थे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में टॉलरेंस बढ़े। कुछ चीज़ें हमको नेगेटिव भी देखने को मिलती हैं, जैसे आपने औरंगजेब का पीरियड देखा होगा। औरंगजेब के पीरियड में बोला जाता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा, उस पर कम किया गया, उस पर बैन लगाया गया, बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज कर दिया गया दूसरे रिलीजन के अपार्ट फ्रॉम द इस्लाम, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, ये इनके पीरियड की बात चलती है। फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराए गए, राइट। इसके बाद में सिक्स को मारा गया। तो ये कुछ है मिडिवल पीरियड के, मगर ये बहुत छोटे इंस्टेंसेस हैं, राइट। ऐसा बोला जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं उनको इसका कोई फर्क भी ज्यादा नहीं पड़ता था, दे वर अलूफ फ्रॉम दीज इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट कम द मॉडर्न इंडिया। अब जो कम्युनल आइडियोलॉजी इन पर्सन, पार्टी और मूवमेंट जो भी चल रही है आज हमारे यहाँ पे दोस्तों, इसको माना जाता है कि 3 स्टेजेस में और 2 फेजेस में जनरली इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 3 फेज के बारे में। पहला फेज हमारा कहलाएगा प्री इंडिपेंडेंस का, हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। फिर हम बात करेंगे हमारे लिबरल फेज के बारे में, क्लियर। और फाइनली हम हमारे तीसरे फेज पे चलेंगे कि कैसे इसने एक रौद्र रूप धारण कर लिया एंड वी वेंट टू द एक्सट्रीमिस्ट फेज। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट फेज की। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज में हम जानते हैं कि नेशनलिज्म के राइज के साथ साथ कम्युनलिज्म भी उभर के आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको ऐसे याद रख सकते हो, नेशनलिज्म के बढ़ते बढ़ते इन प्रपोर्शन कम्युनलिज्म भी बढ़ गया अराउंड 19th सेंचुरी। फिर यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स और कुछ कानून पास किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे बहुत सारे हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाए गए, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप शुद्धि मूवमेंट लिख सकते हो। ये शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था? आर्य समाज। इसके बाद में काऊ प्रोटेक्शन, राइट एक्ट लाया गया 1892 में। इसके बाद में अगर हम इस्लाम की तरफ से बात करें तो यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे मैंने आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में ही बताया है, जैसे फेराजी मूवमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज भी विजिट की होगी। फेराजी मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट किया गया था हाजी शरीतुल्लाह के द्वारा इन बंगाल। इसका मकसद क्या था? बंगाली मुस्लिम्स को वापस ट्रू पाथ ऑफ इस्लाम पे लाना, जिसने की एक कम्युनल हेट्रेड डेवलप की थी, राइट। एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था ये, जिसने कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में मदद करी। उसके बाद में सैयद अहमद खान एक बहुत स्टॉन्च सपोर्टर भी रहे और एक बहुत स्टॉन्च सपोर्टर फॉर द मुस्लिम्स बन गए बाद में। तो हालांकि ये खुद प्रोफेसर थे, साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच रखते थे, बट दे प्रोजेक्टेड इंडियन मुस्लिम्स एज अ सेपरेट कम्युनिटी। और उन्होंने बोला कि द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द हिंदू कम्युनिटी हैज। तो ये हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस तरीके से हमारा कम्युनलिज्म स्प्रेड हुआ। फिर दोस्तों लिबरल फेज बेसिकली स्टार्ट होता है पोस्ट 1857 रिवोल्ट।
1857 रिवोल्ट के बाद में बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रिफर करते थे हिंदूज को ओवर मुस्लिम्स, जिस कारण से मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ये फीलिंग डेवलप हो गई कि ब्रिटिशर्स वर इन सपोर्ट ऑफ द हिंदूज एंड सो वी हैव टू लुक आफ्टर फॉर आवरसेल्व्स। तो ये हिंदूज को सपोर्ट किस मैटर पे करते थे? एम्प्लॉयमेंट, जिस कारण से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा बेहतर हो गया, और एजुकेशन। तो आज जो कारण है मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्ड होने का, ये एक ब्रिटिश एरा भी है। अब क्योंकि ऐसा हो रहा था तो इनके जो लीडर्स थे जैसे सैयद अहमद खान, वो जितनी भी उस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इसको प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। इसी के साथ एक और बहुत प्रोमिनेंट फिर चीज हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बनाई क्यों गई थी? टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे कि हमको एक अलग देश चाहिए, ठीक है। इसको बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ने सपोर्ट भी किया था। और फाइनली 1880s में, इन 1880s सैयद अहमद खान ने नेशनल मूवमेंट का ही अपोज कर दिया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। तो अपोज्ड नेशनल मूवमेंट, क्लियर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर जो उर्दू है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज मान लेना, हिंदूज की हिंदी लैंग्वेज मान लेना, एंटी काउ स्लॉटर प्रोपोगेशन, ये सब चीजों ने और हेट्रेड बढ़ाई। और फिर कुछ और इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने आई, जैसे ऑल इंडिया हिंदू सभा, इसके बाद पंजाब हिंदू सभा। फिर यहां पे भी आप कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हो जो में भी हम पढ़ रहे थे, जैसे वहाबी मूवमेंट, जैसे आर्य समाज का मूवमेंट, जैसे शुद्धि मूवमेंट, तबलीग मूवमेंट्स, इन सबको आप मेंशन कर सकते हो जो इस टाइम पे उभर रहे थे एंड विच गेव इम्पेटस टू कम्युनल टेंडेंसीज। इसी के साथ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे भी आप मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में लाए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट वाले, उसको आप मेंशन करोगे, ठीक है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और पॉलिसीज हुआ करती थी जो कि डिवाइड एंड रूल के लिए थी, वो इस लिबरल फेज में कम्युनलिज्म का कारण बनती है, क्लियर। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। एक्सट्रीमिस्ट फेज वहां पे आ गया जब सेपरेट नेशन की डिमांड उठा दी गई बेस्ड ऑन फियर एंड हेट्रेड। तो बेसिकली यहां पे सेपरेट नेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है, एक तो ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग और दूसरी हिंदू महासभा। इस समय पे दोस्तों जो कम्युनलिज्म था उसने एक बहुत पॉपुलर बेस बना लिया था अमंग लोअर एंड मिडिल क्लास ग्रुप्स। यहां पे जो जिन्ना साहब थे उन्होंने मुस्लिम्स तक को तो ये तक कह दिया था कि वी शुड स्टैंड यूनाइटेड एंड शुड प्रेस एवरी रीजनेबल पॉइंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कम्युनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी के लिए लीडर्स डेवलप हो रहे थे, एक लीडर मुस्लिम कम्युनिटी, एक लीडर हिंदू कम्युनिटी। तो यहाँ पे हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, ये हिंदू साइड से खड़े थे और मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम की साइड से खड़ी थी। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हेट्रेड बिल्कुल एक्सट्रीम चरम सीमा पे आ जाती है और फाइनली हम डायरेक्ट एक्शन डे, टू नेशन थ्योरी, इन सबको देखते हैं। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन बिल्कुल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम कुछ कम्युनल वायलेंसेस के एग्जांपल देखना चाहें इंडिया में तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहला तो मेंशन करोगे पार्टीशन विच हैपेंड इन 1946, राइट। इसके बाद में अच्छा यहाँ पे फिर क्या क्या होता है, यहाँ पे हेट्रेड डेवलप होती है, राइट, डिस्प्लेसमेंट होता है, रेफ्यूजीज आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एंटी सिख राइट्स आप मेंशन कर सकते हो विच हैपेंड इन 1984 विच सॉ द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बाय हिज ओन सिख बॉडीगार्ड्स एंड विच अगेन लेड टू द मसैकर बाय द एंटी सिख मॉब। फिर आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये हमने सेक्युलरिज्म के टाइम पे भी देखा था, जो इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था टू रिमूव द सेपरेटिस्ट जो गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे, जिसको लीड कर रहे थे
जर्नैल सिंह भिंडरावाले, एक सिख एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर थे वो। क्लियर? तो इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो। फिर जो इशू ऑफ काश्मीरी पंडिट्स है, काश्मीरी पंडिट्स, इसको आप मेंशन कर सकते हो। दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द कश्मीर। तो कश्मीर जो है, जिसको हेवन ऑफ इंडिया बोला जाता है और जो काश्मीरियत के लिए फेमस है, डेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी, वहां पे भी आपको ऐसे कम्युनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू विल मेंशन द वेरी फेमस केस ऑफ बाबरी मस्जिद, द डिमोलिशन ऑफ मस्जिद इन अयोध्या इन 1992। इसके बाद में 2002 के गोधरा राइट्स, which again inflated the feeling of communal hatred between the communities। इसके बाद में आप असम वायलेंस को मेंशन कर सकते हो, which happened in 2012, जहाँ पे frequent clashes देखने को मिलते हैं between बोडो कम्युनिटी, जो असम की बहुत प्रोमिनेंट और मेजर कम्युनिटी है, एंड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, क्योंकि बोडोस क्लेम करते हैं कि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द बांग्लादेश। ठीक है? तो 2012 में असम की एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम कोकराझार, यहाँ पे कम्युनल क्लैशेस हमको देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड टू मेक शिफ्ट कैंप्स आफ्टर दिस इवेंट। ठीक है? इसके बाद में 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स दैट वाज इन उत्तर प्रदेश। फिर कम्युनलिज्म के अगर हम कुछ करंट इश्यूज देखने की कोशिश करें जो आप मेंशन करना चाहते हो अपनी यूपीएससी मेंस में, तो आप सबसे पहला केस मेंशन कर सकते हो हादिया केस का, जिसमें राइट टू मैरी को राइट टू लाइफ बताया था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली एक 24 ईयर ओल्ड हिंदू वुमेन जिसका नाम अखिला है, उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसने एक नया नाम लिया हदिया। तो इस केस को नाम दे दिया गया था लव जिहाद का। क्लियर? हालांकि दोनों ही एडल्ट थे तो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। तो केरला हाई कोर्ट ने उनकी मैरिज को एनोल्ड कर दिया और उसको अपने वापस घर भेज दिया था लड़की को, मतलब उनकी शादी कैंसिल कर दी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट करा, उसके फ्रीडम टू चूज हर रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और वापस से उनकी शादी को सही ठहराया। इसके बाद में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग लाना चाह रहे हैं, इट इज अगेन इवॉल्विंग द फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन टू कम्युनिटीज, क्योंकि हम जानते हैं इसको अपोज किया जा रहा है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जिसके अगेंस्ट ये बिल है, दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम इसको कोट कर सकते हैं जितने भी एनआरसी इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ठीक है, एनआरसी हो गया या फिर सिटीजनशिप एक्ट या सिटीजनशिप बिल आप बोल सकते हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यूथ में डेवलप हो रहा है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, मेंशन कर सकते हो ISIS के बारे में, राइट? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिक्रूटिंग द यूथ फ्रॉम आवर कंट्री एंड द यूथ इज मेजरली फ्रॉम द केरला, जो कि एक रिपोर्ट में हमारे सामने आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेडिकलाइजेशन बढ़ाया जा रहा है। करंट इश्यूज, कुछ जुड़े हुए मुद्दे ये हैं हमारे सामने। अब आखिरी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू चेक दिस कम्युनलिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ दिस कम्युनलिज्म। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो पॉलिटिकल लेवल से आएगा। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए इस कम्युनलिज्म, इस हेट्रेड को कर्टेल करने की। आज यहाँ पे ज़रूरत है ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके मैप आउट करने की जहाँ पे कम्युनल वायलेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद में क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे पॉलिटिकल क्लास, तो दे शुड स्प्रेड द अवेयरनेस कि हम सब एक हैं। द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट शुड रीच टू एवरीवन। इसके बाद में वी कैन ऑफकोर्स टेक द हेल्प ऑफ द मीडिया, वेदर इट इज़ अ सोशल मीडिया और द प्रिंट मीडिया, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल वेज में फीलिंग ऑफ पीस पहुँचा सकते हैं लोगों तक, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हम यहाँ पे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। माइट बी पॉसिबल हम हेल्प ले सकते हैं मूवीज़ का। आज जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे हम वेब सीरीज़ के थ्रू इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसके बाद में हमें इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जैसे एक बहुत बड़ा जो कारण बनता है कम्युनलिज्म का, जैसे हमने देखा था कि कुछ कम्युनिटी इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत नीचे आती हैं, तो वी हैव टू एलिवेट देम फ्रॉम द पॉवर्टी, और उनको हमें समाज में एक
बराबर का दर्जा देना होगा। फिर हमने एजुकेशन देखा था कि एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे जो इलिटरेसी है इसको हमें खत्म करना होगा, जिससे अगेन दे कैन गेट द प्रॉपर एजुकेशन, दे कैन गेट द स्किल रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। तो उनको फाइनली अगर वो ये सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो उनको जॉब मिलेगी, तो उनकी इनकम शुरू हो जाएगी, तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमिक स्टेटस पे भी काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद में कुछ और भी रेमेडियल्स मेजर्स हैं, जैसे जो हिस्ट्री की एजुकेशन हम लोग देते हैं उसमें हम बच्चों में इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक फीलिंग ऑफ इक्वलिटी या फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, तो इसको हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, एक सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फिर इसी तर्ज पे जैसे कि आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग कर रहे हैं जिसपे कुछ कम्युनिटीज़ अपोज कर रही हैं, तो हमें यहाँ पे कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत है, ना कि हम फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे आज हमें ज़रूरत है स्पेशल कोर्ट्स की। अगर मान लो कि कोई दंगा हो भी जाता है तो स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू हियरिंग बहुत जल्दी हो और जो विक्टिम है उसको क्विक डिलीवरी हम लोग दे पाएँ। इसके बाद में आज हमें कोशिश करनी चाहिए फॉर द इंटर रिलीजियस मैरिजेस, क्योंकि जब तक दो कम्युनिटीज़ साथ में आके मिलेंगी नहीं, जब तक हमारे यहाँ पे एक आइडियल ब्रदरहुड इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ज़रूरत है आज की कोर्ट्स, पुलिस इस इशू के प्रति संवेदनशील रहे और न कि इसको नाम दे दिया जाए लव जिहाद का। इसके बाद में जो आज सोशल मीडिया है उसको भी कर्टेल करने की हमारी गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाई जाती है, मिलिटेंट ग्रुप इसके थ्रू यूथ को रेडिकलाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एक्शन की हमें ज़रूरत है, एंड विच आर गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली टेकिंग। So this is it from my side for the communalism. Hope you like this. If yes, do mention in the comment how you like this lecture. You can share with your friends, might they also need, and like if you share with them. Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.